अभी हम इन वीडियोस में बात कर रहे हैं उत्तर भारत में 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास जो छोटे छोटे नए राज्यों का उदय हुआ था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में हमने बहुत सारी चर्चाएं अभी तक कर चुकी हैं मध्यकालीन भारत को लेके। अभी हम इन वीडियोस में बात कर रहे हैं उत्तर भारत में 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास जो छोटे छोटे नए राज्यों का उदय हुआ था। हालांकि वो कम समय के लिए रहे, लेकिन फिर भी उनका बहुत ज्यादा सामरिक और साथ ही साथ ऐतिहासिक महत्व है। इसी श्रृंखला में हमने जौनपुर और बंगाल की बात कर चुकी थी। अब एक प्रमुख राजवंश जो अभी उधर आएगा एक राज्य में, जो है मालवा साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। मालवा के जो वंश हैं उसके प्रमुख शासकों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास कौन से छोटे छोटे राजवंश वहां पे उभर के आए। ठीक है, चलिए मालवा आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मालवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसमें हम आज के उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया और आसपास के जो क्षेत्र हैं देवास एवास, उन सबको लेते हैं। साथ ही साथ मालवा से गुजरात जो है वो जस्ट पास में ही पड़ता है, सो इसका भी बहुत महत्व हो जाता है उस समय। नहीं तो प्राचीन भारत में ये जो मालवा क्षेत्र है ये अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो उसका भी अपने आप में प्राचीन भारत से महत्व बढ़ता चला जा रहा है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। मालवा गुजरात का प्रतिस्पर्धा और पड़ोसी क्षेत्र था। भाई लड़ाई करने वाले तो कॉम्पिटिटर तो है ही ना भैया। सो भैया मालवा के बगल में गुजरात है, जैसा हमने कहा। सो गुजरात और मालवा के शासक आपस में लड़ते ही रहते थे। क्यों? क्योंकि एक तो साम्राज्य विस्तार। भाई साहब आप राजा हो, राजा का परम कर्तव्य ही है अपनी साम्राज्य को विस्तार करना। उसको और कोई काम दिया ही नहीं गया है। ठीक है, मतलब चाहे किसी धार्मिक रूप से बात कर लो, किसी भी धर्म में, कि अगर आप शासक हो तो शासक का काम ही है अपने साम्राज्य को विस्तारित करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। सो भाई अब आपकी बाउंड्री दूसरे देश से लगेगी तो आप तो और विस्तार करना है, तो दूसरे देश में आप क्या करोगे? लड़ाई तो करोगे। ये स्वाभाविक सी बात है। सो गुजरात से क्या है, इनकी रस्साकसी चल रही, 36 का आंकड़ा चल रहा है मालवा का, और आपस में लड़ाई झगड़े चलती रह रही हैं। यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में, मध्य प्रदेश की ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। और भारतीय रूप से बात करें तो नर्मदा 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। पश्चिमी ओर बहने वाली ये प्रमुख नदियां है भारत की नर्मदा। साथ ही साथ ये क्या है, ये द्वार नदमुख बनाती है। द्वार नदमुख मतलब एस्चुरी कहलाता है इंग्लिश में। जैसे बाकी पूर्व में बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, वैसे पश्चिम भारत में बहने वाले, पश्चिम मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियां ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जो छोटी सी क्या होता है नाली स्वरूप, जिसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली बोलते हैं, रिफ्ट वैली है ना। सो रिफ्ट वैली के अंदर बहती है क्या नदियां, तो तेजी से बहती हैं, छोटी जगह में बहती, फैलने का उन्हें जगह नहीं मिलती, तो इसके कारण वो तेजी से बहाव से बहती है। तो नदियों में हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की। जो नर्मदा ऊपर रहेगी अमरकंटक से निकलते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में, और ये जो ताप्ती नदी है ये बैतूल से गुजरती है, निकलती है और वहां से वही खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, वही क्या कहलाएगा? मालवा कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, इसमें अवस्थिति के बाद इसका आर्थिक महत्व क्यों अत्यधिक है? क्यों? क्योंकि स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? प्रारंभिक काल में परमार वंश की हमने बात करी, ये वीडियो वो भी पड़ी हुई है, आप चाहो तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। सो परमार वंश में हमने देखा है कि भोज राजा हुए हैं, है ना, राजा भोज, और उनके नाम पे एक कहावत भी चलती है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना, चलती है ना। तो वो भोज राजा परमार रहे हैं मालवा के शासक। धारा नगरी की बात करी जाए या भोपाल की बात करी जाए, उनके नाम से ये बनता है सारा का सारा नाम। परमार वंश जो था वो राजपूत वंश हुआ करता था, और हमने सारे राजपूत वंशों की भी चर्चा कर चुकी है। ठीक है, सो उसके बाद 1310 ईस्वी में किसकी बात चल रही है? 1310 ईस्वी में। 1310 ईस्वी में भैया खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में आ चुका था, और खिलजी वंश का जो प्रतापी शासक है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, अली गुरशाप पे नाम हुआ करता था एक समय भैया, लेकिन अलाउद्दीन के नाम से जब वो गद्दी पे बैठा तो उसको दूसरा सिकंदर की उपाधि भी दी गई। क्यों? पूरे भारत को जीत लिया। अब पूरे भारत में ये मालवा भी तो आता है भाई साहब। सो इस मालवा को भी किसने जीत लिया? वही अलाउद्दीन ने। कब जीत लिया? 1310 ईस्वी। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति आइनुल मुल्क ने, मुल्तानी व्यक्ति हुआ कर रहा था, मालवा के शासक उस समय कौन थे? हरनंद ये राजपूत राजा है। ठीक है, परमार वंशी। हरनंद को क्या कर दिया? हरा के विजय प्राप्त कर ली, और शासन किसके अंदर आ गया? अब दिल्ली सल्तनत के अंदर मालवा आ गया। कोई दिक्कत कहीं भी किसी को भी? चले
आगे बढ़े तो अब ये तो चलता जाएगा, अलाउद्दीन के समय तक मालवा चलता चला जाएगा, लेकिन फिर चेंजेस क्या आएंगे कि आइनुल मुल्क मुल्तानी को अलाउद्दीन ने क्या कर दिया, मालवा का प्रांतपति यानी सूबेदार बना दिया कि आपने जीता है, चलो भैया आप ही शासन करो इस पर। ठीक है, तो अब ये तो व्यक्ति किसके अंडर है, अलाउद्दीन के, और अलाउद्दीन पराक्रमी शासक है, तेज चलेगा तो अलाउद्दीन फोड़ देगा। तो ये तो बढ़िया इनके अंडर काम करते जा रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद जब उनके उत्तराधिकारी आएंगे जो अयोग्य हैं, तो उनकी कौन सुनेगा क्या कोई, वही होने वाला है। देखो ठीक है, 1310 से 1358, 1398 में हमने बताया तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण किया था, भैया याद रखना बहुत। तो मालवा जो है दिल्ली सल्तनत के शासकों के अधीन रहा, लेकिन 1398 में मालवा के सूबेदार दिलावर खां गौरी हुआ करते थे, ये भी गौर के व्यक्ति थे, अफगानी व्यक्ति हुआ कर रहे थे। ठीक है, तो मालवा के सूबेदार कौन बन गए, दिलावर खां गोरी। और गोरी के समय में क्या हुआ कि जब वो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो भैया दिल्ली सल्तनत का राजा ही फरार हो गया, भाग गया ना गुजरात। तो जब उन्होंने कहा कि राजा ही नहीं है तो किसके अधीन होना, अपन खुद के स्वतंत्र क्या हो जाते हैं, शासक बन जाते हैं। और दिलावर खां गोरी ने गोरी साम्राज्य की स्टैब्लिशमेंट कर दी यहाँ पे, कहा, मालवा में। तो मालवा में गौरी वंश चलता है, क्या नाम है, दिलावर खां गौरी। कब की बात चल रही है, 1398 AD के आसपास। ठीक है, खुद को ही मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब जो मालवा पर दिलावर खां गोरी हैं, 1406 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे शासन करा हुआ है। कब से, 1398 से 1406 ईस्वी तक शासन किया है। उसके पश्चात इनके जो उत्तराधिकारी हुए अलप खां देखना भैया नाम है, लेकिन अलप खां ने जो गद्दी पे बैठे तो वो बैठे होशंग शाह के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास पड़ता है होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद होशंग शाह ने बनवाया था। मांडू आपने नाम सुना होगा, जो मालवा में पड़ता है, धार में, है ना, धार से लगभग 50-60 किलोमीटर या फिर इंदौर से 70 से 100 किलोमीटर की रेंज में मांडू पड़ता है, जो मध्य प्रदेश की दूसरे घूमने लायक जगह है पचमढ़ी के बाद। ठीक है, जहां का बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वातावरण रहता है। सो वो मांडू पूरा का पूरा किसने एस्टैब्लिश करवाया, होशंग शाह। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो होशंग शाह के नाम पे मालवा का शासनभार संभाला, किसने संभाला, अलप खां एक्चुअल नाम था, लेकिन होशंग शाह के नाम से गद्दी पे बैठ जाता है। होशंग शाह ने मालवा को पूरी तरह स्वतंत्र घोषित कर दिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। आपने होशंग शाह की कहानी सुनी हो, अगर ना सुनी हो तो अभी बताता हूं मैं, पूरी कहानी है, अपन यही आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, सो स्वयं को सुल्तान की पदवी भी धारण कर ली, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। होशंग शाह के समय मालवा की राजधानी धार से मांडू में स्थानांतरित कर दी गई। रानी रूपमती का नाम सुना है, रूपमती बहुत ही सुंदर महिला हुआ करती थी, अभी बात करेंगे। सो मांडू वही जगह है, इनने अपनी राजधानी स्टैब्लिश कर दी, अपनी रानी रूपमती के साथ ही रहने लग गए। लेकिन कई बार नजर लग जाती है, और वो लग गई। 1435 में होशंग शाह की मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी के रूप में इनके बेटे थे गाजी खां। गाजी खां ने मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी संभाली। होशंग शाह के बाद मोहम्मद शाह, गाजी खां नाम था, और मालवा का शासन संभाल लिया। लेकिन मोहम्मद शाह जो है वो बेवकूफ टाइप का व्यक्ति था, अयोग्य उत्तराधिकारी था। यार सबसे बड़ी समस्या होती है अयोग्य उत्तराधिकारी। अगर आप योग्य हैं तो आपको वो बोलते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब अगर आपका बेटा अच्छा है तो आपको धन संचित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतना अच्छा है कि वो खुद कर लेगा, उसको जरूरत ही नहीं। और कपूत है, अगर मतलब अच्छा नहीं है बेटा, तो इतनी संपत्ति आप कितनी इकट्ठी कर लो, वो सबकी सब बर्बाद कर देगा। सो यही चीज होती है, शासक का अगर उत्तराधिकारी योग्य है तो वो साम्राज्य विस्तारित करेगा, और अयोग्य है तो जो बचा कुचा शासन है वो भी खत्म करवाएगा। वही चीज हुई है कहाँ, होशंग शाह के बाद मोहम्मद शाह के तौर पर, क्योंकि निर्बल शासक था और दुर्बल शासक होने के कारण 1436 ईस्वी में, 1436 मतलब साल भर बाद की बात चल रही है, 1435 में ही तो एक्सपायर हुए होशंग शाह, और 36 में मोहम्मद शाह के वजीर की बात करें तो उनका नाम है क्या, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने क्या किया, मोहम्मद शाह की ही हत्या कर दी और खुद को मालवा का अधिकारी या सुल्तान घोषित कर दिया। इसके पश्चात 1436 में मोहम्मद शाह को मारकर, अब मोहम्मद शाह को मारा जाएगा, महमूद शाह खिलजी मालवा में खिलजी वंश की स्थापना कर देंगे। तो पहले गौरी वंश चल रहा था मालवा में, अभी कौन सा वंश आ जाएगा, खिलजी वंश। ठीक है, 1436 में, यानी कुछ ज्यादा नहीं चल पाया। चल पाया क्या, नहीं चल पाया भाई साहब। 1398 में तो शुरुआत हुई थी गौरी वंश की, और 1400
36 में, मतलब लगभग 38 सालों का ही छोटा सा साम्राज्य रहा गौरी वंश का। अब 36 में यहाँ पे खिलजी वंश आ जाएगा। खिलजी वंश की स्थापना होगी और मालवा राज्य की सीमा विस्तृत करने के कारण महमूद खिलजी, क्या नाम है, महमूद खिलजी को मिस्र के खलीफा ने, मिस्र के जो खलीफा थे उनने खुद सुल्तान की मान्यता प्राप्त करी, मतलब सुल्तान की मान्यता प्रदान कर दी। किसको? महमूद खिलजी को, क्योंकि उसने अपना साम्राज्य विस्तारित कर दिया, गुजरात भी जीत लिया, मालवा भी जीत ही लिया था। ठीक है, सो महमूद खिलजी के पश्चात 1469 एडी, 1469 एडी के आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहलोल लोदी यानी लोदी वंश का दिल्ली सल्तनत पे काम चल रहा था या फिर साम्राज्य चल रहा था। सो गियासुद्दीन नाम का शासक मालवा का शासक बन जाएगा और वह भी बहुत ही ज्यादा दुर्बल होगा, निर्बल व्यक्ति होगा, अयोग्य तो हो गई तभी तो। 1501 ईस्वी में गियासुद्दीन की हत्या कर दी जाएगी, किसके द्वारा? नसीरुद्दीन के द्वारा। नसीरुद्दीन ने मालवा का शासन संभाल लिया 1501 में। अब भैया 1501 मतलब लोदी वंश ही चल रहा है और लोदी वंश में इस समय सिकंदर लोदी है। ठीक है, सिकंदर लोदी की समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि ऊपर जो है राजपूताना पड़ रहा है, आपके राजपूताना के जो राजपूत शासक हैं उनसे अभी युद्ध होना बाकी है। तो खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान जो है महमूद द्वितीय हुआ गया था, जिसने 1512 ईस्वी में शासन की बागडोर संभाली और चंदेरी का शासक मेदिनी राय, मेदिनी राय का नाम सुना है आपने? मेदिनी राय जो है बाबर युद्ध करता है 1528 में, चंदेरी के युद्ध के नाम से भी ये वीडियो है हमारी बनी हुई है, देख लीजिएगा। सो मेदिनी राय सलाहकार था किसका? मालवा के शासक का, जिसका नाम क्या है? महमूद द्वितीय, और उसका सलाहकार। देखो सलाहकार अगर अच्छा नहीं है ना तो याद रखना सलाहकार से जंगें जीते और हारी जा सकती है। आपका भविष्य सलाहकार पर नियुक्त करता है। अगर अच्छे सलाहकार हैं तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ा देंगे, और सलाहकार अगर आपके खराब हैं तो आप कितने ही बड़े व्यक्ति हो वो आपको गर्त में गिरा देंगे। तो ये व्यक्ति अब चूंकि क्या है, चंदेरी का शासक है और ये राजपूत शासक है, और राणा सांगा का बहुत घनिष्ठ व्यक्ति होता है। कौन? मेदिनी राय। ठीक है, सो महमूद द्वितीय को 1531 में मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? 1531 से पहले तो वो मेदिनी राय खुद एक्सपायर हो गया था 28 में। क्योंकि अरे भैया बाबर ने पूरा टेक ओवर कर लिया था, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया, उसकी मदद किसने करी थी? इन सारे आस पड़ोस के लोगों ने ही तो करी थी। सो एक एक करके सबको लड़ रहा था, मार रहा था। घाघरा का युद्ध हुआ, तब तक ये खिलजी भी अफगानी लोग हैं, सब ने मिलके तो लड़ाई करी थी, सबको हरा दिया। तो 1531 तक तो एक्सपायर हो जाता है कौन? महमूद द्वितीय, और मालवा को गुजरात में मिला लिया जाता है। अभी गुजरात में फिर अलग अलग शासक आएंगे, अभी उसकी भी हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे हम बात करें तो अटाला मस्जिद हो गया, ये मांडू की बात चल रही है। जहाज महल है, हुसंग शाह का मकबरा है, ये मालवा के स्थापत्य के, रानी रूपमती का मकबरा भी है यहाँ पे। ठीक है, सो ये बहुत ही उत्तम सर्वोत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं मांडू के या मालवा के। ठीक है, सो मालवा साम्राज्य भी समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त हो जाएगा? आपका 1531 एडी के आसपास। ठीक है, कब बना मालवा साम्राज्य? ये बना 1398 में, मतलब मान लो एक प्रकार से 1400 में। ठीक है, सो 1400 से कब चला? 1531, यानी 150 सालों तक, लगभग बोल रहे हैं हम, वैसे तो 130 सालों की बात है। सो लगभग 150 सालों तक मालवा साम्राज्य जो है, पहले गौरी वंश आएगा, फिर खिलजी वंश आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ना समझ में आए तो क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है और सारी चीजें बता देना, ताकि मैं उस चीज को और एलेबोरेशन में समझा दूं। अभी तो मैं चाह रहा हूं कि पहले छोटे छोटे रूप में आप चीजें समझें, और फिर जब आपको इंटरेस्ट आए और लगे कि यार इसमें और डीप में जाया जा सकता है, और चीजें, तो बताओ मुझे, मैं और अच्छे से एलेबोरेट करूंगा एक एक व्यक्ति विशेष के साथ। क्योंकि हिस्ट्री में नाम ऐसे हो जाते हैं बहुत सारे कि हमें खुद ही याद नहीं रहते, समझ रहे हो ना। तो मैं हौच पौच नहीं करना चाहता कि एक एक व्यक्ति के बारे में बताऊं, आपको जो समझ में आ रहा होगा वो भी चला जाए। तो आप कमेंट करिए, सारी चीजें है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम किसकी बात करेंगे? गुजरात की। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।